गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चे। आज देखिए आपके लिए यादव मैथ राइडर सर लेके आ गए हैं बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ाने वाला किताब नंबर वन सीनियर संस्कृत व्याकरण बुक। छोटू 10th के जो बच्चे हैं बोर्ड 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं ना बिहार बोर्ड का, उसके लिए ये बुक एकदम इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से देखा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ये बुक से जो ना है 50% जो ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल के टोटल इस बुक से लड़ जाती है। ओके, तो हम आपको टॉपिक की ओर ले जाने वाले हैं नंबर वन सीनियर संस्कृत व्याकरण बुक की ओर। ओके, देखिएगा इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, वो भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, खास करके 10th के बच्चे के लिए। ऐसे देखिएगा जिस प्रकार हिंदी व्याकरण का बुक सभी बच्चे के लिए वैलिड होते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण का बुक सभी जो है ना क्लास वाले बच्चे के लिए वैलिड है, 6, 7, 8, 9 सभी के लिए। ओके, लेकिन मेन पर्पस छोटू जो ग्रामर का बुक लिखी गई है वो 10th के सिलेबस को देखते हुए लिखा गया, ठीक ना। देखिएगा इसके अंदर जो भी टॉपिक है आपको दिखने को मिलेगा। देखिएगा छोटू, आपका टॉपिक है, देखिए टॉपिक का नाम यहां पे दिया गया है। नंबर फर्स्ट है आपका वर्ण और संधि। सबसे पहले हम आपको वर्ण और संधि की टॉपिक करवाएंगे, उसके बाद जो है ना उसका आपको प्रैक्टिस सेट लेंगे और जो क्वेश्चन हम यहाँ आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक ना, वही क्वेश्चन हूबहू आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ी तो आप कमेंट सेक्शन में जो बोलना है ना वो बोल देना। ओके, कहा जाता है मेरे दोस्त, जिंदगी में जीत चाहिए तो नींद चैन त्यागो तुम, युद्ध के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। ओके, देखिएगा छोटू उसी प्रकार सभी टॉपिक को लिखा गया है। देखिए यहाँ पे उपसर्ग की व्याख्या की गई है, उपसर्ग का टॉपिक लाया गया है, फिर उपसर्ग से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेगी ना उसको यहाँ पे आपको करवाया जाएगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। ओके, उसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक को लिखे, प्रत्यय लिखा गया, धातु रूप लिखे गए, लकार लिखा गया, सभी टॉपिक को यहाँ पे लिखा गया। ओके, अगर ये बुक भी आपको चाहिए तो आप या तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या तो फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक छोटू, बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका छोटू, देखिएगा संस्कृत व्याकरण का। संस्कृत व्याकरण जिस प्रकार आप हिंदी व्याकरण का डिफाइन करते हैं ना उसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण की डिफाइन करेंगे। ओके, जिस प्रकार आप हिंदी व्याकरण की डिफाइन करते हैं उसी प्रकार हम संस्कृत व्याकरण की डिफाइन करके चलेंगे। देखिएगा कहता व्याकरण किसको कहा जाता है, व्याकरण किसको कहिएगा, तो आप पढ़े थे ना हिंदी में कि जिसे शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहा जाता है। सेम टू यू वही डिफाइन है छोटो, ठीक ना। लेकिन आप सीनियर बच्चे हैं इसलिए थोड़ा सा जो है ना बेस्ट तरीके से डिफाइन कीजिए। व्याकरण को आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शब्दों की उत्पत्ति एवं विकास का सम्यक ज्ञान होता है। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना या तो सभी कामों को करना आता है, व्याकरण कहलाता है। ओके, यहाँ पे लिखी गई है व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति विकास अर्थ एवं प्रयोगों का सम्यक ज्ञान होता है, समान रूप से ज्ञान मिलता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वैसा शब्द शास्त्र है जिसके माध्यम से ही हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना खाना पीना दैट में सभी कामों को करना जानते हैं। ओके, ये तो दूध पीने वाले बच्चे भी सीख कर जाएंगे जी, ठीक ना। चलिए
कहा जाता है छोटू कि व्याकरण के अंतर्गत हम निम्नलिखित तथ्यों को जानते हैं। देखिए, हम आपको हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे हम व्याकरण का पार्ट बांटेंगे कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया। आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए जो टॉपिक की जरूरत है उसी टॉपिक को यहाँ पे देने जा रहे हैं। ओके, इसके अंदर छोटू आपको मिलेगा वर्ण मिलेगा, शब्द मिलेगा, वाक्य मिलेगी, सर्वनाम मिलेगा, अव्यय मिलेगी, विशेषण मिलेगा, क्रिया मिलेगा, संधि मिलेगा, समास मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा, ठीक है ना, फिर अनुच्छेद मिलेगी, फिर आपका अनुवाद मिलेगा। सभी टॉपिक को यहाँ पे लिखा गया। ओके, हम आपको लेकर चलते हैं छोटू वर्ण की ओर। वर्ण किसे कहते हैं? आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ रखे हैं पार्ट 1 वीडियो में। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा फिर कर सकते नहीं है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी जिसको कभी भी फिर हम उसको छोटा नहीं कर सकते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। शब्दों या अक्षरों का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके वर्ण कहलाता है। शब्दों या अक्षरों का वह खंड, यानी शब्दों या अक्षरों को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, शब्दों या अक्षरों को हम तोड़ेंगे और उसके बाद फिर अगर हम तोड़ना चाहेंगे ना तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाया गया छोटू रा, तो रा वर्ण नहीं बल्कि अक्षर है। रा वर्ण नहीं बल्कि अक्षर है। कहा जाता है छोटू कि व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों के साथ जोड़ने से अक्षर का निर्माण होता है। व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों के साथ जोड़ने से अक्षर का निर्माण होता है, ठीक ना। जैसा कि देखिए रा है जो क्या है? अक्षर है। जबकि रा को तोड़ेंगे तो आधा रा प्लस आ में तोड़ेंगे। अगर किसी भी वर्ण में हलंत लग जाए तो उसका जो वैल्यू है ना वो आधा हो जाता है। तो देखिए रा में हलंत लगल इसलिए रा आधा हो गया और ये आ स्वर वर्ण से मिल करके क्या बनाता है? पूरा रा बनाता है। तो यहाँ रा क्या है? अक्षर है। रा क्या है? अक्षर है। जबकि रा जो है टूट के आ के साथ मिल करती है, तो उस स्थिति में रा क्या है? वर्ण है। आ क्या है? वर्ण है। तो रा जो है जिसमें हलंत लगल है ये आपको हो गया व्यंजन वर्ण और ये जो आ है वो हो गया आपको स्वर वर्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको बोला छोटू का। तो का भी क्या है छोटू? का अक्षर है और जब ये टूटता है आधा का और आ में तो ये हो जाता है व्यंजन वर्ण और ये हो जाता है स्वर वर्ण। ओके, चलिए बात आती है कि अक्षर किसको कहिएगा? अक्षर किसको कहिएगा? तो कहा जाता है छोटू कि शब्दों के टुकड़ा हो सकने की स्थिति में उसे अक्षर कहा जाता है। शब्दों के टुकड़ा हो सकने की स्थिति में उसे अक्षर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? शब्दों को टुकड़ा करेंगे, जैसा कि एग्जांपल में देखिए दिखाया गया राम, तो राम को हम तोड़ेंगे छोटू रा प्लस मा में। तो यही तो बोल रहा है कि शब्दों के टुकड़ा करने की स्थिति में उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। राम को हम तोड़े रा प्लस मा में, तो रा एक अक्षर है और मा भी एक अक्षर है। ओके, कहा जाता है छोटू कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, नंबर फर्स्ट स्वर वर्ण और नंबर सेकेंड व्यंजन वर्ण। नंबर फर्स्ट स्वर वर्ण और नंबर सेकेंड व्यंजन वर्ण। देखिएगा दिख रहा है जी, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर फर्स्ट स्वर वर्ण और नंबर सेकेंड व्यंजन वर्ण। पहले तो हम लोग स्वर वर्ण को डिफाइन करके चलेंगे। स्वर का मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद, अपने आप। ओके, स्वर का मतलब क्या होता है? खुद, यानी स्वयं। तो हम कह सकते हैं ना जी कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। ओके, कह रहा है छोटू कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। बस समझ में आ रही है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे
स्वर वर्ण कहा जाता है। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। आप जैसा कि पढ़े थे छोटू कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। याद रहे, नोट पॉइंट। आ ई ये सभी तो हिंदी में पढ़वे करे थे, लेकिन इसके बाद भी क्री और लिरी दो एक्स्ट्रा जो है ना स्वर वर्ण जुड़ जाती है, इसलिए कहता है संस्कृत में इसकी संख्या 13 होती है। ये नोट पॉइंट है छोटू, याद रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, सॉरी हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, लेकिन संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। याद रहे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। कहा जाता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो है ना वो स्वर वर्ण पर निर्भर करता है, जबकि स्वर वर्ण किसी पर निर्भर करता नहीं है। अरे बाबू, राजा किसी पर निर्भर करता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। लेकिन बताइए, जो उनका कर्मचारी होते हैं, जो उनका सेवक होते हैं, वो राजा पर निर्भर रहता है ना। वही बात हो रही है कि व्यंजन वर्ण किस पर निर्भर है? स्वर वर्ण पर। इसलिए कहता है जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का खुद बनेगा जी, जब तक का में स्वर वर्ण नहीं आएगा का निर्माण हो सकता नहीं है। तो देखिए जो का बना है वो आधा का प्लस आ से मिलकर बना है। ओके, यहां का में दो वर्ण है, का और आ। का व्यंजन है और आ स्वर है। बताइए अब का व्यंजन वर्ण बनाने के लिए आ स्वर को आना पड़ा कि नहीं? इसलिए कहता है जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ओके छोटू, एक नोट पॉइंट कहती है कि का से लेकर हा तक कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। का से लेकर हा तक कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मारिएगा 33। ओके, कहता है छोटू कि छा, तरा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छा, तरा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छा, तरा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रहे, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन है, तो यही 4 ऑप्शन है ना, 4 को में कोई दे देगा 1 और 3 ऑप्शन गलत दे देगा। ओके, नेक्स्ट आती है कि संयुक्त व्यंजन कहते किसको है? आप तो जानते हैं कि छा, तरा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, बट छा, तरा, ज्ञा और सरा को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं जी? तो कहता है छोटू कि जिन दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण न आवे, जिन दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण न आवे, तब उस तरह के व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जिन दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण न रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसा कि देखिए छोटू, हम तोड़ के आपको दिखाने वाले हैं कि छा किन किन वर्णों से मिलकर बनी है, तरा किन किन वर्णों से मिलकर बनी है और ज्ञा किन किन वर्णों से मिलकर बनी है। सभी तरह के जितना भी संयुक्त व्यंजन है आपको हम दिखा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इस टॉपिक को सुनिए। ओके, चलिए छोटू आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पे आपको आ रही है छोटू संयुक्त व्यंजन। देखिए छा, छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आप बताइए तो छा बोलिए तो आपको उच्चारण नहीं होगा कि छा किन किन वर्णों से मिलकर बनी है, लेकिन हम बताना चाहते हैं दोस्त कि छा जो है ना वो का, मूर्धन्य सा और आ से मिलकर बना है। छा जो है का, मूर्धन्य सा और आ से मिलकर बना है। नोट कीजिए,
अपनी भेजा में इसको रखिए, ठीक ना, क्योंकि बोलने से जो है ना ये आपका उच्चारित वर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ओके, छा कौची से मिलकर बनेगा? आधा का प्लस मूर्धन्य स प्लस आ। देखिए वर्ण है इसलिए सभी में हलंत लगेगा, क्यों आप तो जानते हैं कि स्वर में हलंत लगता नहीं है, क्योंकि उसका उच्चारण खुद होता है। तो आप जब भी आए छा तो उसको लिखिएगा का प्लस सा प्लस आ, अगर तोड़ना रहे तो, और जोड़ना रहे तो का प्लस सा से बनाइएगा क्या? छा। अभी हम तोड़ेंगे और अभी हम जोड़ेंगे, ठीक। तोड़ने की प्रक्रिया जो है विश्लेषण कहलाती है और जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है, इसलिए वर्ण का हम दो टॉपिक लाएंगे, वर्ण संयोजन और वर्ण विश्लेषण। अभी तुरंत छोटू पहले हम तोड़ते हैं सभी को। देखिए बात आती है त्रा। त्रा कहने से तो स्पष्ट हो जाता है कि त्रा जो है ना किन किन वर्णों से मिलकर बनी है। तो त्रा जो है छोटू आपको ता प्लस रा प्लस आ से मिलकर बना है। ता प्लस रा प्लस त्रा जो है आपको ता प्लस रा प्लस आ से मिलकर बनी है। ओके, जबकि ज्ञा जो है छोटू आधा जा प्लस इया, टाइपिंग मिस्टेक है छोटू, जा प्लस इया प्लस आ से मिलकर बना है। जा प्लस इया प्लस आ से मिलकर बना है। ज्ञा कोची से मिलकर बनी है? तो जा प्लस इया प्लस आ से मिलकर बनी है। नेक्स्ट आती है श्री। श्री कोची से मिलकर बना है? तो श्री छोटू तलाबी सा प्लस रा प्लस दीर्घा ई से मिलकर बना है। श्री कोची से मिलकर बना है? तलाबी सा प्लस रा प्लस ई से मिलकर बना है। नेक्स्ट है प्रा। प्रा को से मिलकर बना छोटू? तो पा प्लस रा प्लस आ से। देखिए यहाँ रा, अगर रा ऊपर आ जाए या तो रा नीचे आवे तो वो हमेशा आधा ही होता है, इसलिए रा के बाद क्या लिखा गया? प्रा, पा प्लस रा प्लस आ। ओके, ऐसे हम छोटू पा देते तो पा प्लस आ देते, लेकिन रा हमेशा आधा होता है, इसलिए पा प्लस रा प्लस आ। नेक्स्ट आपका है छोटू श्री। आप श्रृंगार लिखे तो इसी का यूज करते हैं ना, तो श्री को इसी मिलकर बना तलाबी सा प्लस री। श्री को इसी मिलकर बना है जी तलाबी सा प्लस री। देखिए अगला टॉपिक आपको वर्ण संयोजन। अभी अभी हम बोल रहे थे ना वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजित करना, जमा करना, ये इकट्ठा करना, दैट मीन्स जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है जी? जोड़ना। किसको जोड़ना? पैसा जोड़ना है, कौन चीज जोड़ना? तो छोटू हम वर्ण का संयोजन पढ़ रहे हैं तो किसको जोड़ेंगे? वर्ण को जोड़ेंगे। कह सकते हैं वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। कहते छोटू वर्णों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्णों को मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन कहलाता है। ओके, जैसे छोटू देखिए दिखाया गया आपको, देखिएगा जैसे में दिखाया गया आपको वर्ण संयोजन छोटू, देखिएगा यहां पे छोटू का प्लस आ प्लस का प्लस सा प्लस आ से बनाया है क्या? कच्छा। का प्लस आ प्लस का प्लस सा प्लस आ से क्या बना है? कच्छा। अब कहिएगा सर क्या बोल रहे, पता ही नहीं चल रहा। छोटू फोकस कीजिए कि कौन कौन स्वर है और कौन कौन व्यंजन है। वर्णों के मिलने से जो है ना, वर्णों को मिलने से है ना अक्षर का निर्माण कीजिए। देखिए आधा का प्लस आ से मिलकर क्या बना जी? पूरा का बना। और आधा का प्लस मूर्धन्य सा प्लस आ, हम अभी अभी बताए थे ना पीछे कि का सा और आ मिलके छा बनाता है, बट यहाँ आ आया तो क्या बनाएगा? छा बनाएगा। क्या बनाएगा? छा। तो का प्लस छा मिलकर क्या बनाएगा छोटू? कच्छा बनाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिएगा नेक्स्ट बोलता है छोटू बा प्लस ई। देखिए एक बात याद रहे कि जब भी एक व्यंजन वर्ण आएगा ना और उसके बाद स्वर वर्ण आ जाए तो दोनों को जोड़ के एक अक्षर बना लीजिएगा, उसके बाद अगला वर्ण को देखिएगा। ओके, और समझ में आ रही है? जैसे कि देखिए बा है जो व्यंजन वर्ण है और ये है जो स्वर वर्ण है, दोनों को मिला के हम पहले एक अक्षर बना लेंगे।
बा प्लस ई से क्या बनेगा जी, बी बनेगा छुट्टू। और जा प्लस आ से क्या बनेगा, जा प्लस, यहाँ पे छुट्टू, यहाँ पे आ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इया होना चाहिए, जो कि पीछे भी हम सुधारे थे। जा प्लस इया प्लस आ से क्या बनाएगा छुट्टू, यहाँ बनाएगा, क्या बनाएगा, या बनाएगा। और ना प्लस आ से क्या बनाएगा, ना बनाएगा। अब बताइए विज्ञान क्या बनाया तीनों मिलकर जी, विज्ञान बना दिया ना। नेक्स्ट आता उ प्लस द प्लस या प्लस ओ प्लस ग प्लस आ से क्या बनाया, उद्योग। ऐसे भी कहते तो स्पष्ट हो जाता, उद्योग हो जाता है ना। लेकिन देखिए कि उद्योग जो बना किन किन वर्णों से मिलकर बना, तो उ प्लस द प्लस या से क्या बनाया, उद्य, और ओ प्लस ग प्लस आ से क्या बनाया, उद्योग। उसी के प्रकार देखिए प प्लस रा से क्या बनाएगा जी, पर, और ए तो हो जाएगा प्रे, और फिर मा प्लस आ से क्या बनाएगा, मा प्रेम। नेक्स्ट टॉपिक है छोटू आपको वर्ण विश्लेषण, वर्ण विश्लेषण। अब कहता है यहाँ पे कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है, तो विश्लेषण का मतलब होता है छोटू तोड़ना। विश्लेषण का मतलब तोड़ना, क्योंकि हम पीछे बताए कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना और विश्लेषण का मतलब तोड़ना, हटाना, फैला कर रखना। बात समझ में आ रही है। इसलिए देखिए कहता है कि शब्द में प्रयोग की गई ध्वनियों को अलग अलग लिखने के कार्य को वर्ण विश्लेषण कहते हैं। शब्द में प्रयोग की गई ध्वनियों को अलग अलग लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विश्लेषण कहलाती है। ओके, जैसे देखिए निर्माण एक प्रकार का मेरा शब्द है ना। अब निर्माण कौन कौन वर्णों से मिलकर बनी है, वो वर्णों को अलग अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो पहले हम नी एक वर्ड है, नी को तोड़ेंगे। तो नी कैसे बनेगा छोटू, ना प्लस ई से क्या बनेगा, नी बनेगा। ना प्लस ई से क्या बनेगा, नी। और रा आपको हम अभी बताए कि अगर रा ऊपर रहे या नीचे वो हमेशा आधा ही होता है, इसलिए उसमें कुछ जुटेगा नहीं छोटू, रा रह जाएगा, ये आधा होता है। चलिए माँ प्लस आ से क्या बनाएगा, माँ बनाएगा। और ना प्लस आ से क्या बनाएगा, ना बनाएगा। तो नी अधरा माँ आना क्या बनाएगा जी, निर्माण। क्या बनाएगा, निर्माण। देखिए तो निर्माण को तोड़े हैं ना। तो अब बताइए शब्दों को जो है ना क्या करें, अलग अलग ध्वनियों में बांट दिए ना। और शब्दों को अलग अलग ध्वनियों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्ण विश्लेषण कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटू संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपको ये क्लास में संधि के टॉपिक अगर चालू करेंगे ना, तो कोई भी बात करते हैं हम ऐसा कि कोई भी टीचर आज तक जो है ना संधि को इस तरह से नहीं पढ़ाएगा जिस तरह से हम आपको पढ़ा कर दे देंगे। ओके, इसलिए अगर आपको संधि को बेस्ट करना तो आप अच्छे तरीके से बैठकर और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। जहां डाउट हुए जहां बोलिए, ठीक ना। तो हम आपके टॉपिक को संधि की ओर लेकर चलते हैं। ओके, देखिएगा छोटू, आपकी क्लास संधि की ओर जा रही है। संधि किसको कहते हैं, संधि किसको कहते हैं। तो देखिए छोटू, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, सम प्लस धी, सम प्लस धी। यहां पे हम निकाल सकते छोटू सम मिस, ऐसे तो समान होता है बट समान नहीं, यहाँ पे हम दो लिखेंगे। सम्मिस, ऐसे सम संख्या किसको कहते हैं, 2 4 6 8, ये सम संख्या कहलाती है ना। सम्मिस समान या तो दो लेंगे या धीमिस जोड़ना लेंगे, यानी दो जोड़ना। कोई चीज दो जोड़ना, दो नहीं जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ना। क्या, दो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाती है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है जी, संधि। अब अगर इसको आप लैंग्वेज के रूप में बोले तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वो तो शब्द हो जाती है ना।
थोड़ा सा ढंग से डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा कि संधि हम किसको कह सकते हैं। तो कह सकते हैं छोटू कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे टॉपिक का बताया गया है कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ओके, संस्कृत भाषा में 3 संधि होती है जबकि हिंदी भाषा में 3 ही संधि होता है। संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में जी? 3 भागों में। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। छोटू इसी में एक टॉपिक आता है संयोग। लोग कहते हैं कि संधि और संयोग एक ही है, लेकिन नहीं, संधि अलग है और संयोग अलग है। कहता है छोटू कि जब 2 वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब उस स्थिति में उसे संयोग कहते हैं, जबकि इसमें परिवर्तन होता है। क्योंकि जब 2 अत्यंत संयोगी वर्ण यानी जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं ना तो एक नया वर्ण बनता है। इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। कहता है जब 2 वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जब 2 वर्ण आपस में मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उस स्थिति में उसे संयोग कहेंगे, और जब 2 वर्ण आपस में मिलेगा और उसमें कुछ परिवर्तन होकर नया वर्ण बनेगा उस स्थिति में उसे संधि कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए आप एग्जाम्पल की बात करता है छोटू, कहता है नोट पॉइंट कुछ कि संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिया जाता है। स्वर वर्ण जो मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, जैसे आ के साथ आ आएगा तो आ प्लस आ मिलके क्या बनाएगा? आ बना देगा। ओके, ये हो गया तो आ बनाएगा तो सिर्फ मात्रा जोड़ देगा, ठीक है ना। अच्छा, जब व्यंजन वर्ण आएगा तो उसको सिर्फ जैसे है वैसा ही लिख दिया जाएगा, ज्यों के त्यों। ठीक है, पठितुम प्लस इच्छति। अब बताइए, ई ना लिख के ई को क्या लिख देंगे? मात्रा के रूप में। ई को हम लोग मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं छोटू? ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देगा पठितुम जैसे जैसे है, यहाँ पे ई आया है तो ई को देखिए मात्रा लगा दिया जी। और जैसे है जैसे, तत् प्लस तत्वम, त्वम, तत् प्लस त्वम। देखिए आपको क्या बोला कि व्यंजन वर्ण कैसे लिख दिया जाता है? ज्यों के त्यों, जैसे है जैसे। तो देखिए ये ता का मतलब क्या होता? आधा ता ही तो होता, तो तत्वम, तत्वम। अन प्लस उपस्थित, देखिए उ उपसर्ग क्या है? स्वर वर्ण है तो इसको क्या के रूप में लिख दिया? ओनली 4, मात्रा के रूप में देखिए जोड़ दिया है जी। निर प्लस अभियान, तो देखिए क्या किया? रा और आ मिलके जो है क्या बना दिया? रा बना दिया है। तो निर्भियान, कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। ओके, आप तो जान रहे हैं संधि को कितने भागों में बांटा गया है जी? 3 भागों में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम नंबर 1 स्वर संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा जी, स्वर संधि देखिएगा। चलिए देखिए स्वर संधि हम किसको कहेंगे? देख रहे हैं स्वर संधि किसको कहेंगे? कह रहा है छोटू कि स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण में मेल के कारण, स्वर वर्ण में मेल के कारण स्वर वर्ण में जो परिवर्तन, यानी कहने का अर्थ है कि एक स्वर वर्ण किसी दूसरे स्वर वर्ण से जब मेल करता है, जुड़ता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। कहता है स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो स्वर और व्यंजन वर्णों में, स्वर और व्यंजन वर्णों में स्वर वर्णों के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जो कि आगे की क्लास में आपको मिलेगी। पहले हम स्वर संधि की चर्चा डालेंगे, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसको जो है ना बहुत सारे रूल्स में बांटे गए हैं, उस रूल्स को हम समझेंगे यहाँ पे। ओके, आपको छोटू हम स्वर संधि की क्लास नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।